विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण में अविकारी अथवा अव्यय शब्द पढ़ेंगे कि अविकारी और अव्यय शब्द क्या होते हैं। ठीक है, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल, क्रिया आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता, अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात लिंग, वचन, काल आदि का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इन्हीं कहते हैं। देखिए, अविकारी या अव्यय शब्दों के निम्नलिखित भेद हैं। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वाक्य में क्रियापदों की विशेषता प्रकट करने वाले अविकारी शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हमें प्रतिदिन कसरत करनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है? हमें इसमें ना तो स्त्रीलिंग का प्रभाव पड़ेगा, ना ही काल का, ना ना इस पर कोई पुरुष आदि का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, प्रतिदिन। प्रतिदिन भी हमारा ऐसा ही शब्द है, ये अव्यय शब्द है। प्रति क्या है? प्रति एक अव्यय शब्द है, इस पर भी काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इस क्रिया विशेषण से प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध आदि अनेक अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे मनोज ईमानदारी से काम करता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से निश्चिंत है कि वह ईमानदारी से काम करता है। ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया होने के समय से संबंधित विशेषताओं को बोध कराने वाले शब्दों को कालवाचक कहते हैं। कालवाचक अर्थात बताना, क्या? समय को बताना, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कहते हैं, देखिए, जैसे वह रात भर जगता रहा, क्या? ठीक है, कालवाचक। यहाँ रात भर समय की बात हो रही है, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया क्या है? रात भर। और क्रिया विशेषण की तो हम विशेषता पढ़ रहे हैं अभी। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का स्थान ज्ञात हो, अर्थात जगह ज्ञात हो कि किस जगह हुई है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सैनिकों चारों ओर फैल जाओ। चारों ओर मतलब जगह, जगह की बात हो रही है कि चारों ओर फैल जाओ। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया की मात्रा अथवा माप तोल संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे काम लगभग पूरा हो गया, लगभग यहाँ पर परिमाण का बोध करा रहा है, तो इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए, संरचना के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। इससे पहले हमने क्या पढ़े हैं? इससे पहले हमने क्या पढ़े थे? अविकारी और अव्यय शब्द के भेद। अब हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। मूल क्रिया। मूल क्रिया क्या होती है? जैसे कोई मधुर शब्द है तो मूल शब्द हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं मूल। जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाए बिना ही अपने मूल रूप में प्रयोग होते हैं, उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दूर, अगर ई लगा दिया तो क्या हो जाएगा? दूरी। ठीक है, ऐसे ही इनमें अगर प्रत्यय लगा दिए जाए तो क्या बन जाएंगे? अन्य क्रिया बन जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर मूल क्रिया की बात करनी है, तो मूल क्रिया विशेषण शब्द इस तरह से होते हैं। यौगिक क्रिया विशेषण अर्थात योग से बनने वाली क्रिया, दो शब्दों का योग हो जाता है तो दो यौगिक कहलाती है। जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाकर या समास द्वारा बनते हैं वे यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि अभी बताया कि योग से बनते हैं, क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं क्रिया विशेषण। जैसे एक बार। ठीक है, एक बार क्या है? ये अव्यय शब्द हैं। ठीक है, जल्दी से, ये भी अव्यय शब्द हैं। ध्यान से देखें कि ये सारे अव्यय शब्द हैं। यहाँ पर प्रतिदिन, दिनम, दिनम, प्रति एक समास है, यहाँ पर अव्ययभाव समास। क्योंकि समास का हम कैसे जानकारी ले लेते हैं? पहला पद हमारा अव्यय होता है हमेशा समास में। अव्ययभाव समास में पहला जो शब्द होता है पद, वह अव्यय का होता है। अब देखिए, संबंध बोधक। जिन अविकारी शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे के विरुद्ध, किसी के विरुद्ध, अर्थात किसी वाक्य से जब आप संबंध बताएंगे इस शब्द का, की ओर की दिशा की ओर जाओ, आप संबोधित करें ना, संबंध बता रहे हैं उसका दिशा से, ऐसे ही है। देखिए, ठीक है। समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? ठीक है, समुच्चय बोधक पढ़ रहे हैं हम, संबंध बोधक पढ़ा, फिर समुच्चय बोधक। जो अव्यय पद एक
शब्द का दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से संबंध जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय अथवा योजक कहलाते हैं। जैसे क्योंकि, या, और, ये क्या होते हैं? समुच्चय बोधक। ठीक है, ये योजक का कार्य करते हैं। जैसे योजक चिन्ह लगता है, ये योजक राम और होता है तो राम श्याम लिख देते हैं हम, तो ये क्या होता है? योजक चिन्ह, यही जोड़ता है। ठीक है, विस्मय आदि बोधक, जहाँ आश्चर्य की बात होती है, विस्मय का तात्पर्य यही है। शब्द 3 शब्दों के मेल से बना है, विस्मय प्लस आदि प्लस बोधक, अर्थात विस्मय, आश्चर्य आदि का बोध कराने वाले शब्द। जैसे क्या, अति सुंदर, ये क्या है? अव्यय शब्द है सब। ठीक है, वे अव्यय शब्दों के जो वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर विशेष प्रकार का बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जैसे लगभग, मत, भी, मात्र, तो, तक, सिर्फ, ये क्या है? ये निपात। कि मात्र 2 मीटर कपड़ा ही लगेगा तो मात्र क्या हो गया? निपात का काम करेगा। पदों का व्याकरणिक परिचय इस प्रकार है। देखिए, हमने इसीलिए सारे क्या पढ़े? सर्वनाम और आपके क्रिया, विशेषण आदि इसीलिए पढ़ा था। देखिए कि पदों का व्याकरणिक परिचय किस दिया जाता है। हम, अगर शब्द आ गया पद में, शब्द में पूरा वाक्य है तो उसमें हम आया, हम अपने देश पर मर मिटेंगे, पूरा वाक्य है, इसमें हम का केवल हमें क्या देना है? व्याकरणिक परिचय देना। तो इस तरह से दिया जाता है कि इसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार है। आज के लिए बस इतना ही।